गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में इतिहास में आपका 6वां अध्याय जिसका शीर्षक है मुगल साम्राज्य की स्थापना, इसका भाग 2 अध्ययन करेंगे। आप इसके पहले वाले भाग में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई, मुगल साम्राज्य के प्रथम संस्थापक कौन थे, इसके बारे में अध्ययन किया और उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। ये सारी बातों का अध्ययन आप लोगों ने भाग 1 में किया। फिर उसके बाद अकबर का जो शासनकाल था उसके बारे में अध्ययन किए और उसी में हुमायूं थे जो उनका जो शासनकाल था वो किस प्रकार से था। इसमें राणा प्रताप और अकबर के बारे में जो युद्ध हुआ वो भाग 1 में अध्ययन किया। अब हम लोग इसमें देखते हैं इनकी जो शासन व्यवस्था थी किस प्रकार की थी। इसमें अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था किस प्रकार से की। उसने अपने विशाल साम्राज्य को 15 सबूतों में बांटा था और सूबे का क्षेत्र लगभग आज के प्रदेश जैसे ही हो गया था। जो 15 सूबे में बांटा हुआ था, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की सम्राट अशोक ने और उसे 15 सूबों मतलब 15 क्षेत्रों में उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया था कि वहाँ पर शासन व्यवस्था ठीक ढंग से चल सके। सूबे का क्षेत्र लगभग आज के प्रदेश जैसे ही था। प्रत्येक सूबा जो प्रांत था वो सरकारों जिलों में बटा हुआ था तथा प्रत्येक सरकार बहुत से परगनों तहसीलों में बटे हुए थे। जैसे आज का जो है हम देखते हैं भारत देश जो बहुत बड़े साम्राज्य है और इसी में देखेंगे 29 राज्य है। 29 राज्य में कई सारे ज़िले हैं और ज़िले के आधार पर यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है, तहसीलों में बटा है। उसी प्रकार से अकबर के शासनकाल में भी जो प्रांत था, क्षेत्र था, वो भी तहसीलों में परगनों में बटा हुआ था। अकबर ने के केंद्र से यहाँ पर से लेकर परगना तक का यहाँ जिम्मेदार अधिकारियों को नियुक्त किया था तथा मुगल साम्राज्य के अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता है, जो इन प्रांतों में शासन व्यवस्था के तौर पर उन राज्यों को मतलब उन प्रांतों में या तहसीलों में या सूबों में उनके देख रेख के लिए वहाँ की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चल सके, इसलिए वहाँ पर जो सूबों मतलब वहाँ पर जो अधिकारियों का नियुक्त किया था उसे ही सूबेदार या मनसबदार कहा जाता था। तो ये प्रांत में जो शासन व्यवस्था था ठीक ढंग से चलाने के लिए अकबर ने अलग अलग क्षेत्रों में सूबेदार नियुक्त किया था। उसी में देखेंगे मनसबदारी व्यवस्था किस प्रकार से है। इसमें है मुगल साम्राज्य में काम करने वाले जो अधिकारी थे वे सेनापति और मनसबदार कहलाते थे। वो जो मुगल साम्राज्य में के क्षेत्र में काम करने वाले उन प्रांतों में शासन व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे वे सेनापति थे उनको ही मनसबदार कहा जाता था। प्रत्येक मनसबदार को उनकी सेना के अनुसार इसमें दर्जा दिया जाता था जिसे यहाँ पर मनसब कहते थे। ये जो सेनापति इनको एक अलग से दर्जा दिया जाता था जिसे मनसब कहा जाता था। सभी मनसबदारों को बादशाह खुद नियुक्त करता था और उन पर बादशाह का सीधा नियंत्रण होता था तथा सभी मनसबदारों को यहाँ पर घुड़सवार की एक फौज तैयार करनी पड़ती थी। जितने भी मनसबदार होते थे अलग अलग प्रांत में नियुक्त कर दिए जाते थे और यहाँ पर सभी मनसबदारों को सेना की एक घुड़सवार वाली टुकड़ी रखनी पड़ती थी ताकि कभी भी अगर अकबर या बादशाह को उसकी ज़रूरत हो युद्ध के लिए तो वो मदद के लिए उन लोग जाते थे। यहाँ घुड़सवार की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। जब भी बादशाह को उनकी ज़रूरत पड़ती थी तो वो फौज के साथ राज्य के साथ जाना पड़ता था। बादशाह उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार कहीं भी नियुक्त कर सकता था और यहाँ इसके बदले में मनसबदार को विशेष करके बड़े मनसबदारों को बहुत ऊंचे वेतन दिए जाते थे। वे काफ़ी शान शौकत की ज़िंदगी जीते थे। जो वहाँ पर मनसबदार नियुक्त किए जाते थे वो लोगों को भारी मात्रा में वेतन दिया जाता मतलब बहुत अधिक मात्रा में वेतन दिया जाता था जिससे उनकी जो ज़िंदगी है या फिर उनका जो जीवन था वो बहुत ही शान शौकत तरीके से गुजरता था। इसी में लेकिन मनसबदारों का वेतन
यहाँ पर जो सीधा रुपया में नहीं बल्कि उन्हें किसी क्षेत्र में से लगान वसूल इकट्ठा करने के लिए करके वेतन के बदले में रखने को कहा जाता था। वे जो मनसबदारों को वेतन दिया जाता था वो नगद नहीं दिया जाता था, बल्कि वो प्रांत दे दिया जाता था। वो प्रांत से उन लोग जितना भी लगान इकट्ठा करते थे वो लगान ही इनका वेतन कहलाता था। इसलिए जो मनसबदार होते थे वे मनमाना लगान वसूल करते थे। इन क्षेत्रों को जो मनसबदारों को दिया जाता था उनको उनकी जागीर कहते थे। यह मनसबदार उस इलाके का जो जागीरदार कहलाता था। मनसबदारों का समय अलग अलग समय पर तबादला कर दिया जाता था। यहाँ पर जो मनसबदारों को नियुक्त किया जाता था, मतलब अलग अलग प्रांतों में जो सेनापति को नियुक्त किया जाता था उनका समय समय पर तबादला कर दिया जाता था, ताकि वह स्थानीय लोगों से मिलकर राजा के प्रति या बादशाह के प्रति षड्यंत्र न रच सके। और कल के दिन अगर साथ ही अकबर ने भी ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि कोई भी अधिकारी मनमानी ना कर सके और सभी लोग बादशाह की आज्ञा का पालन करें। यहाँ पर जब बादशाह अकबर सेनापति या फिर जो मनसबदार थे उन लोगों को भी इसी प्रकार निगरानी में रखता था कि वह कोई किसी भी प्रकार की मनमानी ना कर सके, मनमाना लगान वसूल न कर सके, वह लोगों के साथ मिलकर बादशाह के प्रति षड्यंत्र न रच सके। इसलिए वह समय समय पर मनसबदारों का तबादला कर देता था। अब देखते हैं जो लगान व्यवस्था है वो किस प्रकार की थी। अकबर के शासनकाल में जो लगान व्यवस्था हुई थी, लगान व्यवस्था निश्चित किया गया था, वो किस प्रकार का था। अकबर जब बादशाह बना तो वहाँ पर किसानों से जो लगान इकट्ठा करने की व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर थी और छोटे अधिकारी व जमींदार जो किसानों पर मनमानी करते थे वो लगान वसूली कभी ज़्यादा तो कभी कम हो जाती थी। इसलिए अकबर ने तय किया कि किसान लगान रुपए में देंगे, ना कि अनाज के रूप में। जब यहाँ पर जो शासन व्यवस्था था उस समय लगान वसूल करने का जो तरीका था वो बहुत ही कमज़ोर था, क्योंकि कभी कभी ये होता था कि लगान अच्छा आता था, मतलब अधिक आता था, और कभी कभी कम आता था। इसलिए अकबर बादशाह ने यह तय किया कि यहाँ पर लगान व्यवस्था इस रूप में दिया जाए, ताकि पहले जैसे लोग लगान अनाज के रूप में देते थे तो अकबर बादशाह अनाज के रूप में ना लेकर वो नगद लेता था। और नगद लेने से एक फ़ायदा ये हुआ कि लोग अपने अनाज को बेचने के लिए शहर की ओर जाते थे, मंडी में ले जाकर अपने अनाजों को बेचते थे और नगद रूप में उन लोग लगान देते थे, जिससे एक ये लाभ हुआ कि लोगों का आना जाना शहरों की ओर बढ़ गया। और वहाँ पर किसानों ने लगान इकट्ठा करने में स्थानीय जमींदार और अधिकारियों की मदद करते थे और किसान से इकट्ठा किए गए लगान से भी वह राज्य का खर्च चलता था। और ऐसे करने से यहाँ पर देखेंगे जो किसान का तो खर्च बाहर चलता ही था, लेकिन साथ साथ राज्य का खर्च भी चलने लग गया था। तो इनकी जो लगान व्यवस्था थी इसमें परिवर्तन करने से अकबर बादशाह को बहुत अधिक लाभ हुआ था। आप देखते हैं उनकी धार्मिक नीति। सन 1575 में यहाँ पर 1575 से 1585 के बीच यहाँ अकबर ने कई धर्म गुरुओं को उनके धर्म के बारे में चर्चा की थी। यहाँ पर 1575 से लेकर 1585 के बीच में जो 10 साल थे इसमें कई धर्म गुरुओं से मिले और उनके धर्म के बारे में चर्चाएं की। उसने अपनी राजधानी जो फतेहपुर सीकरी था वहाँ पर मस्जिद के पास एक इबादत खाना, जो प्रार्थना गृह कहते हैं हम लोग, इबादत खाना जहाँ पर प्रार्थना करते हैं, इबादत खाना बनवाया। और इसमें इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों के धर्म गुरुओं के अलावा यहाँ पर योगियों तथा हिंदू, जैन, पारसी तथा ईसाई धर्म के सारे गुरुओं को बुलाकर उनसे आपस में चर्चा किए। ये जो धर्म गुरुओं का आपस में चर्चा हुआ उसमें सभी धर्म गुरुओं के बारे में सभी धर्म गुरुओं ने ये बताया कि सभी धर्म में एक प्रकार से अच्छाई और सच्चाई देखने को मिलती है। सभी धर्म में सच्चाई भी है और अच्छाई भी है।
तो यहाँ सच्चाई और अच्छाई है। दुनिया में यहाँ विविधता अलग अलग है, संस्कृति व धर्म और इच्छा जो कि ईश्वर की इच्छा से बने हुए हैं। जहाँ यहाँ पर अतः शासकों को भी इन विविधता को बनाए रखने तथा इसमें सहिष्णुता की जो असहिष्णुता से बचना चाहिए। उन्हें सबके प्रति सहकुल तथा सबके प्रति शांति और सहकुल की नीति अपनानी चाहिए। इस नीति को बनाने में अकबर के सहयोगी जो अबुल फजल थे वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा जो अकबर की आत्मकथा है वो लिखी है, वो उसका बहुत बड़ा योगदान था इसमें। उसी में अकबर ने यहाँ राज्यकाल में विस्तार पूर्वक इतिहास और अकबरनामा लिखा है। इस नीति के अनुकूल यहाँ अकबर ने हिंदू पर लागू जजिया कर और तीर्थ कर को समाप्त कर दिया, और यही जो कर था जिसे हिंदू मुस्लिम को एक स्थापित करने के लिए उसने सुलह कुल और जो प्रार्थना गृह बनाया था उसका निर्माण किया, जिसमें सभी धर्म गुरुओं को बुलाकर सभी धर्मों के बारे में चर्चाएं की और सभी धर्मों के गुरुओं से पूछा तो उसमें सभी धर्म गुरुओं ने बताया कि सभी धर्म में सच्चाई और अच्छाई होती है। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए यहाँ पर हिंदुओं का जो तीर्थकर था उसको तीर्थकर और जजिया कर था उसको समाप्त कर दिया, केवल वह चराई कर और जो भूमिकर था उसको ही लागू किया। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को एकता स्थापित करने के लिए राजपूत कन्या से विवाह किया और हिंदू धर्म में जो मानने वाली मान्यता है वह मांस मदिरा का सेवन कम कर दिया और सूर्य की पूजा करते थे। और जो हिंदुओं का जो त्यौहार होता था दीपावली और होली, ऐसे जो त्यौहार थे बड़े बड़े, वो त्यौहार को मानने लगे ताकि हिंदू और मुस्लिम में एकता स्थापित कर सके। ये थी आपके अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो, जो कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आगे चल के हिंदू मुस्लिम एक भी हुए यहाँ पर। तो बच्चों इसमें मुग़ल साम्राज्य की स्थापना में अकबर तक का यहाँ पर हम लोग ने अध्ययन किया, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, ये इन लोगों की भूमिका रही जो इस समय तक का ये लोग शासन किए थे। अब आगे वाले अध्याय में हम लोग जो आगे का जो यहाँ पर शासन व्यवस्था था मुग़ल काल का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप लोग इस पाठ को अच्छे से अध्ययन करोगे और इसमें का जो प्रश्न है उसको निकाल कर कॉपी में भी लिखेंगे। आप लोगों को असाइनमेंट मिला हुआ है, असाइनमेंट भी अच्छे से साफ सुंदर अक्षरों में लिखेंगे, चित्र को अच्छे से चिपकाएंगे और सुंदर ढंग से असाइनमेंट तैयार करके निर्धारित समय पर जमा करेंगे। और उसके बाद जब आपको इस पाठ का प्रश्न उत्तर मिलेगा तो सुंदर अक्षरों में पाठ का प्रश्न उत्तर भी लिखोगे। ठीक है, थैंक यू।